Hey viewers, friends, Anab. Welcome back to my channel Sayeda Commerce Classes, where we are discussing about what is economic. हम इकोनॉमिक का बेसिक सीख रहे थे, बेसिक पढ़ रहे थे और हमने इसके पहले ही पढ़ा था इकोनॉमिक क्या है, उसकी आर्थिक अनार्थिक क्रियाएं क्या हैं और इसके अलावा इकोनॉमिक किसे कहते हैं और उसकी परिभाषाएं क्या हैं, कौन कौन सी हैं। तो हमने इसके पहले पढ़ा था धन संबंधी परिभाषा इकोनॉमिक की। अब आगे हम पढ़ेंगे मार्शल की परिभाषा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बीच बीच में बताने वाली हूँ इकोनॉमिक में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर इन द ब्लैंक्स, और इसके अलावा और भी जो उसके क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्लियर करने वाली हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। और जिन लोग ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं और जिन लोगों की पहले की क्लासेस छूट चुकी हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से फर्स्ट क्लास को कंप्लीट देख सकते हैं, सीख सकते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम थे मार्शल की परिभाषा में कि मार्शल धन संबंधी परिभाषा में मार्शल की परिभाषा। मार्शल ने क्या क्या कहा है इकोनॉमिक के बारे में। तो परिभाषाओं की विशेषताओं में हम मार्शल ने दी है हमें कल्याण संबंधी परिभाषा। ये रही हमारी कल्याण संबंधी परिभाषा। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत में अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का शास्त्र कहा है। यहाँ पे मार्शल ने अपनी बुक अर्थशास्त्र के सिद्धांत, इनकी बुक का नाम है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि मार्शल की बुक का नाम बताइए। ये पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत की बुक के राइटर कौन है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि भौतिक कल्याण का शास्त्र कौन सी वैज्ञानिक ने अपनी कौन सी बुक में दिया है, या ये भी पूछ सकता है कि भौतिक कल्याण का शास्त्र ये बुक का जो है वह इसके जो वैज्ञानिक कौन है या इनके राइटर कौन है इस पुस्तक के, ठीक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन नहीं बल्कि मनुष्य है। यहाँ पे इन्होंने धन को नहीं बल्कि मनुष्य को केंद्र बिंदु माना है। साधनाओं का साधन मात्र बताया है जिसकी सहायता से मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। भौतिक वर्ड से यहाँ पे तात्पर्य आप लोग को बोला जा रहा है धन, पैसे के बारे में, धन के बारे में बात की जा रही है। इस प्रकार मार्शल ने धन को महत्व न देकर मनुष्य के आर्थिक कल्याण को महत्व दिया है कि पैसे के द्वारा मनुष्य का क्या क्या कल्याण हो सकता है, इस बारे में इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है, ना कि धन को महत्व दिया है, ठीक है। इनकी परिभाषा को पढ़ते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्य के उस भाग की व्याख्या करता है जिसका संबंध कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं प्रयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अगेन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, मानव जाति के बारे में बात करी है। मानव जाति कल्याण के भौतिक साधन कौन कौन से हैं और उसको कैसे उसका प्रयोग करेगा, उसे प्राप्त करेगा, कैसे उसका प्रयोग करेगा, इस बारे में बताया गया है। बहुत ही सिंपल है। सेकंड परिभाषा कल्याण संबंधी यहाँ पे दी है प्रोफेसर पीगू ने दी है। पीगू ने कहा है कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित हो सकता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली धन से संबंधित हो सकता है, हमारे और सामाजिक कल्याण से संबंधित है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कल्याण संबंधी परिभाषा किन किन वैज्ञानिकों ने दी है, उनका नाम बताइए। फिर 3 पॉइंट्स के क्वेश्चन में और 4 पॉइंट के क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स के नंबर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि परिभाषाओं का आप लोग परिभाषा को डिस्क्राइब कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं, क्या की परिभाषा है मार्शल की। पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि मार्शल ने राज्य अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र नाम दिया था। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को इन्होंने नाम दिया था अर्थशास्त्र। कैसे भी व्यवस्थित करेंगे, इन्होंने इसका नाम अर्थशास्त्र दिया है। आगे हम बढ़े सेकंड पॉइंट में। तो अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण व्यवसाय संबंधी कार्यों का अध्ययन करता है। मनुष्य के
साधारण व्यवसाय से मार्शल का तात्पर्य है कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण से था। तात्पर्य धन का उत्पादन करना, उसके बाद हम कैसे उसका प्रयोग करेंगे, अपनी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम कैसे उस धन का वितरण विनिमय करेंगे। विनिमय से मुराद यहाँ पे क्या है, अपनी ज़रूरतों के सामान को लेने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम उन्हें धन देंगे और उस धन से सामान खरीदेंगे। और धन के वितरण से मुराद है कि किसी धन का वितरण करेंगे, सेम आज विनिमय की तरह ही कि किसी धन का वितरण करेंगे। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इन्हीं कार्यों को अपने जीवन में सामान्यतः करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे बार बार एक जो है पॉइंट आ रहा है, मनुष्य की आवश्यकता और इसकी संतुष्टि, मनुष्य की आवश्यकता और इसकी संतुष्टि। इकोनॉमिक का मीनिंग ये है कि जो मनुष्य है, मानव है, ह्यूमन बीइंग है, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को वो कैसे पूरी करेगा, कितने धन का प्रयोग करेगा, और प्रयोग करने के बाद वो करने के लिए वो क्या क्या कार्य करेगा, और क्या क्या कार्य करने के बाद वो कैसे उस धन के बदले अपनी ज़रूरत के सामानों को वो लेगा और उससे वो संतुष्टि प्राप्त करेगा, प्रयोग करेगा। ठीक है, ओवरऑल यही इकोनॉमिक है, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज है, परंतु आपको ऐसे लिखना नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। जो बार बार यहाँ पे लाइन्स यूज़ हो रही है, मनुष्य मनुष्य मनुष्य, इसकी आवश्यकताएँ और संतुष्टि, ये मैंने क्लियर किया। ठीक है, मार्शल की परिभाषाओं की विशेषताओं में थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे है, मार्शल ने मनुष्य के कार्यों को आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं के रूप में बांटा है। आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएँ क्या होती है, ये मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो में बताया हुआ है। जो लोग नहीं जानते हैं, जिन्होंने मेरे पहले का वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करके मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। ये मेरी सेकेंड वीडियो है इससे रिलेटेड। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, ना कि अनार्थिक क्रियाओं का। मार्शल के अनुसार यहाँ पे हम केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। वे क्रियाएं क्या होती हैं, धन से संबंधित होती हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा है कि मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह समाज में रहने वाले सामान्य व्यक्तियों का अध्ययन करता है। नॉर्मल सी बात है, मार्शल ने क्या कहा है कि एक सामाजिक विज्ञान है जहाँ पे क्या करेंगे, सामान्य व्यक्तियों का कार्यों का अध्ययन करेंगे, ना कि साधु, सन्यासी, पागलों का, दिवालियों का। ठीक है, इसके अलावा असामाजिक व असामान्य व्यक्तियों का भी हम यहाँ पे अध्ययन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या होता है, मनुष्य के भौतिक कल्याण में क्या करना है, वृद्धि करना है। भौतिक से मुराद मुद्रा से होने वाले लाभ और कल्याण में वृद्धि करना है, और भौतिक कल्याण की प्राप्ति केवल भौतिक वस्तुओं के उपयोग से होती है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि भौतिक कल्याण कैसे होगा यहाँ पे मनुष्य का, जब वह उसकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो वो खरीद सकता है, ले सकता है, परचेस कर सकता है, उन वस्तुओं के उपयोग से जो प्राप्ति होगी वही उसकी भौतिक कल्याण के अंतर्गत आएगी। ठीक है, समझ में आया? जहाँ पे आप लोगों को डाउट हो रहा है प्लीज़ कमेंट करें, और कमेंट करके मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको रिप्लाई करके और क्लियर कर सकूँ। छठवां पॉइंट हमारा ये है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु मनुष्य और उसका कल्याण है। धन तो मनुष्य के भौतिक कल्याण प्राप्त करने का साधन मात्र है, धन का स्थान कौन है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो धन है इसका स्थान क्या है, द्वितीय है। प्रथम स्थान, फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, भौतिक कल्याण करना है कि उस धन के प्रयोग से वह कैसे अपना भौतिक रूप से कल्याण कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं मार्शल की परिभाषा। जो ये मार्शल की परिभाषा है, इस परिभाषा की आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे इसने कहा है कि जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश का अस्पष्ट होना। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, जो भी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उनमें साधारण व्यवसाय अस्पष्ट व भ्रामक, क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि कौन कौन सी क्रियाएं इसमें हम सम्मिलित करेंगे और कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित नहीं करेंगे। दैट्स वाई इन्होंने क्या कहा है कि जो मार्शल है उनकी जो परिभाषा है वो कम्प्लीटली क्या है, अस्पष्ट है, अनिश्चित है, दोषपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे इसकी सेकंड परिभाषा में जो आलोचना में क्या बोल रहा है, मार्शल के अनुसार जो है मनुष्य केवल उन्हीं प्रत्ययों का अध्ययन करता है जिनसे उन्हें भौतिक सुखों की प्राप्ति करती है, और इसके अलावा जो अभौतिक सुख हैं जिनका
उनका वो अध्ययन क्या करता है, नहीं करता है, जबकि यह बिल्कुल ही गलत है। भौतिक और अभौतिक साधनों में भेद करना कठिन है। ये इसकी मेजर सेकंड जो है आलोचना है। थर्ड हमारा है अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन सेम सेकंड पॉइंट की तरह ही केवल क्या कर रहे हैं, भौतिक आर्थिक, ये सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन लिटिल बिट मीनिंग्स अलग है, समझने के ऊपर है। ठीक है, अर्थशास्त्र में केवल क्या बोल रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना है, अनार्थिक क्रियाओं का, असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन नहीं कर रहा है। इसके थर्ड मेजर क्या है, आलोचना में आपके शामिल किया गया है। फोर्थ पॉइंट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, मार्शल की परिभाषा क्या है, वर्गीकृत है। इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। आलोचकों के अनुसार मार्शल ने भौतिक कल्याण तथा साधारण जीवन में व्यापार संबंधी क्रियाएं आदि शब्दों का प्रयोग करके मानवीय क्रियाओं को भौतिक, अभौतिक, कल्याण, अकल्याण, साधारण, असाधारण और आर्थिक, अनार्थिक भागों में विभाजित कर दिया है, जो कि अवैज्ञानिक है। क्या किया है मार्शल ने यहाँ पे, भौतिक कल्याण और साधारण जीवन में व्यापार संबंधी क्रियाओं को शामिल कर लिया है, केवल भौतिक कल्याण को शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, मेजर डिस्टेंस लोगों के बीच आ गए हैं। और यहाँ पर क्या हो गए हैं, अलग अलग इनके डेफिनेशंस बन गए हैं। भौतिक अलग हो गए, अभौतिक अलग हो गए हैं, कल्याण वर्ड अलग हो गया है, अकल्याण वर्ड अलग हो गया है, आर्थिक अनार्थिक क्रियाएं अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, आगे हम पहुंचते हैं पांचवा, अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान ही नहीं बल्कि मानव विज्ञान भी है। यहाँ पे रॉबिन्सन और मार्शल दोनों को सम्मिलित किया गया है, उनकी परिभाषाओं को। मार्शल बोल रहा है कि केवल सामाजिक विज्ञान और समाज की क्रियाओं का अध्ययन करने इन समाज के लोगों का हम अध्ययन करते हैं, परंतु रॉबिन्सन ने क्या कहा है यहाँ पे कि मानव अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है, इसमें हम केवल क्या करेंगे, सभी मनुष्यों का अध्ययन करेंगे, चाहे वो समाज के अंदर रहते हो या समाज के बाहर रहते हो। बहुत ईजिली में समझाया जा रहा है यहाँ पे, आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जा रहा है। एक्चुअली मुझे याद हो जा रहा है, तो आप लोगों को याद करना तो बहुत ज़्यादा ही ईजी होगा। इसके बाद 6 पॉइंट हमारा यहाँ पे है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया है। मार्शल ने क्या किया है, अर्थशास्त्र क्या कर दिया, संकुचित कर दिया है। किस तरह से, सेम वही पॉइंट फिर से वो रिपीट कर रहा है कि आर्थिक क्रियाओं, भौतिक क्रियाओं, सामाजिक क्रियाओं को शामिल कर लिया है। उसके अपोजिट अनार्थिक क्रियाएं, अभौतिक क्रियाएं, असामाजिक क्रियाओं को उसने क्या कर दिया, क्षेत्र में शामिल ही नहीं किया, जिसकी वजह से क्या है, ये उचित नहीं है। अगर देखा जाए तो 6 पॉइंट कौन कौन से यहाँ पे हैं। पहला उसने क्या किया, व्यवसाय जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश को अस्पष्ट कर दिया है। सेकंड उसने बोला है कि परिभाषा भौतिकता की प्रामजाल में फंसी हुई है। फिर अगेन भौतिकता, अभौतिकता। थर्ड बोला है केवल आर्थिक क्रियाओं को कहीं अध्ययन किया है, अगेन आर्थिक अनार्थिक क्रियाएं। फोर्थ, मार्शल की परिभाषा क्या है, वर्गीकृत है, अगेन यहाँ पे बोल दिया है अभौतिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं। कल्याण, अकल्याण वर्ड का यूज़ कर लिया गया है। ये आप लोगों को याद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे है, एक ही चीज़ को अलग अलग वे में प्रस्तुत कर दिया है, सिर्फ याद कर समझना है कि कैसे इसे आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं रॉबिन्सन की तरफ। रॉबिन्सन जो है वह कौन है, इन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है। 7 पॉइंट इसकी, यह जो है इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक है। इनका पूरा नाम है लियोनेल रॉबिन्स और इनकी बुक का नाम है द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि सन 1931 में आई थी, प्रकाशित हुई थी। इन्होंने अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी हुई है, जिसे उन्होंने दुर्लभता के प्रयोग का विज्ञान भी माना है। इसलिए रॉबिन्सन की परिभाषा को सीमितता या दुर्लभता संबंधी परिभाषा कहा जाता है। यहाँ पर स्ट्रिगलियर और सैमुएल्सन दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन अर्थशास्त्रियों ने रॉबिन्सन की परिभाषा का क्या किया है, समर्थन किया है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी है, और बुक का नाम देखकर पूछ सकता है कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा की इस जो बुक है, इनके अर्थशास्त्री कौन है या कौन से सन में इन्होंने बुक को प्रकाशित किया था। ये बोल सकते हैं कि लियोनेल रॉबिन्सन जो है प्रोफेसर अर्थशास्त्री, इन्होंने कौन सी परिभाषा दी है अर्थशास्त्र की। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्ट्रिगलियर और सैमुएल्सन जो है उन्होंने कौन से अर्थशास्त्री का समर्थन किया है। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रॉबिन्सन के समर्थन में कौन कौन से अर्थशास्त्री थे, उनका नाम बताइए। ठीक है,
यहीं पे मैंने आपके एक छोटे से टॉपिक में मैंने आप लोगों का 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन निकाल दिया जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि नाम समझ में आ रहा है दुर्लभता संबंधी विज्ञान या परिभाषा। आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन सीमित और अनेक उपयोगों वाले साधनों तथा लक्षणों के संबंध के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि जो मानव व्यवहार का अध्ययन क्या करता है, सीमित रूप में करता है, परंतु उन मानवों के उपयोग में आने वाली साधनों उनका प्रयोग कर रहा है, उन साधनों का और उनके लक्षणों के संबंध में प्रयोग किया जाता है। आगे डिटेल में और पढ़ेंगे जो हमें समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। रॉबिन्सन ने कहा है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए साधन क्या है, उनके पास सीमित है। ये साधन केवल सीमित होते हैं बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं, ऑप्शनल प्रयोग होते हैं हमारे पास करने के लिए। ये कहना चाह रहे हैं मनुष्य के जीवन में मुख्य समस्या ये उत्पन्न होती है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों का किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे और उसके लिए किस प्रकार से हम क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। यही चुनाव की समस्या आर्थिक समस्या और इसी का अध्ययन क्या किया जाएगा, इस अर्थशास्त्र में किया जाएगा। ठीक है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग कर रहा है, उसके लिए वो क्या विकल्प है और चुनाव किस प्रकार से कर रहा है, इसका अध्ययन हम कहाँ पे करेंगे, रॉबिन्सन की अर्थशास्त्र की परिभाषा में करेंगे जिसका नाम है दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब हम पहुँचते हैं इनकी आलोचनाओं में कि आलोचनाएँ कौन कौन सी हैं। आलोचना का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि अर्थशास्त्र क्या कर दिया है, अत्यधिक व्यापक कर दिया है। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बिकम विडन। इन्होंने क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा इनके व्यवहारों के बारे में अध्ययन किया है, इनके साधनों के बारे में अध्ययन किया है, ना कि मनुष्यों के बारे में अध्ययन किया है। आगे हम देखें इनके सेकेंड पॉइंट की तरफ आएँ तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि साधन और साध्य के बीच में कोई भी अंतर स्पष्ट नहीं किया है कि क्या साधन है और कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे, साध्य क्या है। ये जो एक वर्ड है ना इस चैप्टर में, साधन और साध्य, इसकी पूरी एक टॉपिक है जो हम आगे क्लियर करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि साधन और साध्य जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे थर्ड पॉइंट में, उद्देश्यों के प्रति तटस्थता। मतलब मीनिंग ये है कि उचित और अनुचित के विषय में कुछ नहीं कहना चाहिए कि, लेकिन आलोचकों का मत ये है कि आर्थिक नीतियों की व्याख्या और विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे रॉबिन्सन ने क्या किया, एकदम तटस्थ है कि नहीं उचित अनुचित हम इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है, ये चीज़ है, मतलब ये चीज़ है इकोनॉमिक में, लेकिन ऐसा आलोचकों का मानना नहीं है। वह क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इनकी आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। आगे हम बढ़ेंगे, इसकी जटिलता, जो परिभाषा इन्होंने दी है रॉबिन्सन की, इनके आलोचकों का मानना है कि यह बहुत ज़्यादा क्या है, जटिल है, सामान्य रूप से समझ नहीं सका जा सकता। आगे बढ़ेंगे हम फिफ्थ में, अर्थशास्त्र को इन्होंने क्या कहा है, विज्ञान के साथ साथ कला भी कहा है। ये भी एक लाइन जो है इस अपने आप में इसकी पूरी टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रॉबिन्सन ने क्या कहा है, विज्ञान मान लिया है जो कि सही नहीं है। अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान भी है जहाँ पे हम मानव जाति के आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे और किस प्रकार कैसे करेंगे, जिसे कला बोला गया है, किस प्रकार से करेंगे जिसे कला का नाम दिया गया, उस कला का भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन कहेंगे। ये कहना है इनके आलोचकों का। आगे हम बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र केवल मूल्य सिद्धांत ही नहीं है, क्योंकि रॉबिन्सन ने केवल क्या कहा है कि यह लिमिटेड है, आवश्यकता उसकी संतुष्टि, परंतु इनके आलोचकों ने क्या कहा है कि हम केवल मानव का अध्ययन नहीं कर सकते, मानव के आवश्यकताओं की संतुष्टि के अध्ययन के साथ साथ इसमें क्या क्या शामिल है, राष्ट्रीय आय, हमारा राष्ट्र, रोजगार आदि भी शामिल को किया गया है, इनका अध्ययन करना भी शामिल किया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, मार्शल और रॉबिन्सन की परिभाषाओं की तुलना, डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंसेस इनमें हैं।
पहले डिफरेंस बताया गया है यहाँ पे कि मार्शल की परिभाषा क्या है, सामाजिक है, सामाजिक विज्ञान बोला गया है, जबकि अर्थशास्त्र में रॉबिन्सन को क्या बोला गया है, मानवीय विज्ञान बोला गया है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज मार्शल के अनुसार केवल धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया गया है, परंतु रॉबिन्सन ने किसका अध्ययन किया है यहाँ पे, धन के अलावा, धन से संबंधित हो या असंबंधित हो, दोनों प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन कर रहा है। कौन कर रहा है, रॉबिन्सन की परिभाषा में किया जा रहा है। थर्ड, मार्शल की जो परिभाषा वर्ग कारणीय है, अलग अलग वर्गों में उन्होंने क्या क्या विभाजित किया है, जैसे हमने पहले बार पे पढ़ा था हम लोगों ने कि आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक, भौतिक, अभौतिक, सामाजिक, असामाजिक, इन वर्डों का यूज़ किया है, परंतु रॉबिन्सन ने क्या किया, इन सब वर्डों का यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। तो इनकी परिभाषा वर्ग कारणीय नाम का केवल क्या है, विश्लेषणात्मक है। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है, मार्शल ने कि अर्थशास्त्र क्या एक आदर्श विज्ञान और कला दोनों है, परंतु इन्होंने क्या किया, एक वास्तविक विज्ञान और कला का नाम दिया है, कला नहीं बोला है। पांचवा पॉइंट दिया है यहाँ पे, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र केवल क्या है, मानव कल्याण में वृद्धि करने से संबंधित होता है, परंतु रॉबिन्सन ने क्या कहा है, मानव कल्याण का नाम ही नहीं लिया है। उन्होंने मानव कल्याण के बारे में कोई बात नहीं करी, मानव की आवश्यकताओं की संतुष्टि का प्रयोग के बारे में उन्होंने बात करी है। आगे हम बढ़ेंगे सिक्स पॉइंट में। तो मार्शल ने आर्थिक विश्लेषण हेतु निगमन एवं आगमन दोनों ही प्रणाली का प्रयोग किया है। आगमन निगमन प्रणाली जो होती है हम आगे पढ़ेंगे, जो आपको समझ में आएगा इसकी मीनिंग क्या होती है, किस प्रकार से हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए आगमन निगमन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। परंतु रॉबिन्सन ने क्या किया है, आर्थिक कल्याण के लिए, विश्लेषण के लिए केवल निगमन प्रणाली का प्रयोग किया है, आगमन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। सातवां पॉइंट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, मार्शल की परिभाषा अर्थशास्त्र को सरल व स्पष्ट बनाती है, परंतु रॉबिन्सन क्या कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, दुर्लभता, सीमितता, साधन, साध्य, जिससे क्या हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इनकी परिभाषा क्या हो रही है, डिफ़िकल्ट हो जा रही है, कठिन एवं जटिल हो जा रही है। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाओं में मार्शल और रॉबिन्सन की परिभाषाओं में अंतर है। एक अंतर आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, वो ये कि मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा दी है, इन्होंने क्या दी है, दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा रॉबिन्सन की परिभाषा दुर्लभता संबंधी और मार्शल की परिभाषा कल्याण संबंधी, और इनकी आलोचनाएं, इनकी विशेषताएं और इन दोनों परिभाषाओं में अंतर। देखिए, जो मार्शल व रॉबिन्सन की परिभाषा में अंतर है, तुलना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी टॉपिक है। ये आपके सभी एग्जाम में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सेमीफाइनल और फाइनल सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपका इसे समझना और याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों परिभाषाओं को ध्यान